वंदे मातरम। दोस्तों, आज जो है हम लोग कोशिका के बारे में जो है अध्ययन करेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिकाएं की खोज किसने की थी और कोशिका में कौन कौन सा अंग जो है पाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, कोशिका यानी सेल, कोशिका को साइटो नाम से भी जाना जाता है। कोशिका को साइटो नाम से भी जाना जाता है, जिसे साइटो कहते हैं। साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका। जब हम लोग कोशिकाओं का जब अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने कोशिका के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने कोशिका की खोज की। देखिए, कोशिका क्या होती है? किसी भी शरीर का रचनात्मक, क्रियात्मक और उसके आनुवंशिकी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होती है किसी भी सजीव के, जो जीव हैं, जो जीवित हो, किसी भी सजीव के रचनात्मक, क्रियात्मक और उसके आनुवंशिकी इकाई को बोलते हैं कोशिका। कोशिका की जो खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक थे। कोशिका की खोज यानी इसके जनक, कोशिका खोज यानी इसके जनक। कोई पूछे कि कोशिका के जनक किसे कहते हैं तो रॉबर्ट हुक कहते हैं। इन्होंने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। अब क्या हुआ कि अब उस समय जब 1665 ईस्वी के बाद एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की है। जीवित कोशिका का, अब ये मालूम नहीं रॉबर्ट हुक ने ये जो है मृत्यु वाले कोशिका खोज की कि जीवित वाला, लेकिन जो एंटोनी वान लीeuwenhoek थे उन्होंने जीवित कोशिका की खोज किए थे। और जो कोशिका का जो सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, कोशिका के जो सिद्धांत था स्लाइडन और स्वान का आता है। स्लाइडन और स्वान, स्लाइडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल, थ्योरी ऑफ सेल। तो सेल डिवीजन जो है यानी कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन और स्वान, स्लाइडन और स्वान ने किया था। देखिए, अगर पूछे ऑल ओवर पूरे दुनिया में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका, तो देखिए अगर पूरे ऑल वर्ल्ड में पूछे सबसे छोटी कोशिका तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका पूछे, सबसे बड़ी कोशिका, तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा आप लोग देखे होंगे कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें सवारी लोग बैठ कर करते हैं। शुतुरमुर्ग पर बैठ करके क्या करते हैं लोग? सवारी करते हैं। उसका बड़ा बड़ा अंडा होता है। तो ये जो सबसे जो बड़ी कोशिका है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो याद रखिएगा, जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, एक मुर्गी का भी अंडा क्या है? वो भी क्या है? कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा भी क्या है? कोशिका। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो वह है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव में अगर क्या पूछे, मानव में, तो मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका, तो देखिए मानव में जो सबसे छोटा कोशिका है वह है शुक्राणु यानी स्पर्म। क्या है? स्पर्म। मानव का सबसे छोटी जो कोशिका है वह है पुरुष का शुक्राणु। पुरुष का शुक्राणु। तो पुरुष का जो शुक्राणु होता है मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है। पुरुष का जो शुक्राणु होता है मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है। और पूछ दे कि वहीं मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु यानी ओवरी, ओवम। क्या होता है? ओवम। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु।
तो मानव में सबसे छोटा शुक्राणु और मानव में सबसे बड़ा कोशिका क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, यानी ओवम होता है। देखिए अगर पूछे कि सबसे लंबा, तो सबसे लंबी मानव में सबसे लंबी जो कोशिका होती है, सबसे लंबा, दिमाग में न्यूरॉन पाया जाता है, दिमाग में, यानी न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका मानव में क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन जो दिमाग में होती है। कहाँ पर होती है? दिमाग यानी ब्रेन, दिमाग यानी ब्रेन में पाई जाती है, दिमाग यानी ब्रेन में पाई जाती है। तो सबसे लंबी पूछे तो वो हो गया आपका क्या? न्यूरॉन। और सबसे बड़ी कोशिका पूछे, बड़ी, अगर मानव में सबसे बड़ा तो अंडाणु, सबसे छोटा शुक्राणु, और लंबा पूछे सबसे लंबा तो वो क्या होगा? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? दिमाग में, यानी ब्रेन में। देखिए अगर अब क्या है कि कोशिका में एक होता है विभाजन, कोशिका में क्या होता है? विभाजन। अगर पूछे कि विभाजन रहित तो कोशिका का विभाजन कहाँ पर नहीं होता है? कोशिका का विभाजन कहाँ पर नहीं होता है? तो वो होता है आपका न्यूरॉन में। कहाँ पर होता है? न्यूरॉन में। यानी न्यूरॉन में, यानी दिमाग में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता। देखिए विभाजन का मतलब होता है बट जाना, विभाजन का मतलब क्या होता है? बट जाना। देखिए इसलिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब ये शरीर है, अब यहाँ पर हम मार दिए, तो जैसे यहाँ पर जब मारे तो यहाँ की जो कोशिकाएं जो होती है वो मर जाती है, वो कोशिका क्या हो गई? मर गई। तो आसपास के जो कोशिकाएं होती है कि यहाँ पर जैसे ये कोशिका मर गई तो आसपास के कोशिकाएं वो सेल डिवीजन करके, कोशिका का विभाजन करके उसको पूर्ति कर देती है। क्या करती है? पूर्ति कर देती है। लेकिन दिमाग में जो न्यूरॉन है वहाँ पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगर वहाँ पर चोट लग गई, दिमाग में क्या लग गया है? चोट लग गई। जैसे मान लीजिए कि अब हम जैसे कोई मार दिया, तो अगर मारे तो ऊपर से जो है अगर चोट लगेगा तो ऊपर के जो है हल्का सा चोट होगा, और कोई ज़्यादा और थोड़ा मार दें तो क्या होगी? चमड़ा मड़ा कट जाएगी ऊपर का। यानी जो हम लोग की जो माइंड है, ये जो खोपड़ी है, ये दिमाग को सुरक्षा करता है। दिमाग को क्या करता है? सुरक्षा करता है। जब खोपड़ी के बारे में जब माइंड पढ़ेंगे तो उस समय बता देंगे। तो अगर चोट की है तो इस पर हल्का सा चोट लगा, दिमाग तक चोट नहीं गया। ज़्यादा और तेज मारे तो चमड़ी मुड़ कट जाए, और तेज मार दे तो जाकर के अंदर चोट लगता है। कोई ज़्यादा हड़ा है मार दे एकदम जोर से तो क्या होगा? यानी जैसे ये ज़्यादा चोट अगर न्यूरॉन तक पहुंच गया, कहाँ तक? न्यूरॉन तक, तो वो ठीक होने वाला नहीं है, वो ठीक नहीं हो, क्योंकि विभाजन रहित है। देखिए अगर शरीर के कहीं अन्य पार्ट पर लगता है तो आसपास की कोशिकाएं उसे मिल करके उसे पूर्ति कर देते हैं। लेकिन दिमाग में चोट लग जाए तो वो ठीक नहीं हो पाता है, जल्दी से वो ठीक नहीं हो पाता है। इसी के देन से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? गाड़ी। तो बाइक जो चलाते हैं तो पुलिस हमेशा जांच पड़ताल करती है कि भाई आप हेलमेट पहने हैं कि नहीं पहने हैं। तो इसीलिए जो है वो हेलमेट इसलिए पहना जाता है ताकि अगर शरीर पर कहीं चोट लगे, टूट फूट हो ही तब तो ठीक हो जाए। अगर टूट फूट हो तो क्या हो जाती है? वो तो ठीक कर लेंगे शरीर के कोई अन्य बाहरी जगह। लेकिन अगर वहीं जोर से अगर कहीं लग जाए दिमाग में चोट, अगर हेलमेट ना पहने, अगर कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट हो गए तो वह जो चोट होता है वो दिमाग तक चला जाता है। कहाँ तक? दिमाग तक। और जैसे ही वो न्यूरॉन में अगर चोट लग गई तो वो कभी ठीक होने वाला नहीं है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। इसीलिए चलाते समय हम लोग को क्या पहन लेते हैं? हेलमेट पहन लेते हैं, ताकि अगर गिर भी जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो शरीर का अन्य चोट पर लगे तो तब उतना चलेगा। लेकिन अगर चोट वो न्यूरॉन में चला गया, दिमाग में, तो ठीक होने वाला नहीं है। और ये होता है, क्वेश्चन पूछता है कि विभाजन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा तेज विभाजन, सबसे ज़्यादा तेज विभाजन। तो सबसे ज़्यादा विभाजन होता है वो होता है लीवर यानी यकृत में। लीवर यानी यकृत में सबसे ज़्यादा कोशिका का जो विभाजन होता है वो होता है लीवर में। लीवर में देखिए अगर उसमें चाकू भी मार दें और चाकू मार कर निकाल दें तो वो अपने आप को ठीक कर लेगा, वो अपने आप को ठीक कर लेगा। इतने तेज़ी से जो है कोशिका का विभाजन होता है वो अपने आप को क्या कर लेता है? ठीक कर लेता है।
तो इसलिए अगर कोई पूछे कि सबसे विभाजन कहाँ पर होता है, लीवर में, कहाँ पर, लीवर में, तो सबसे तेज विभाजन होता है लीवर यानी यकृत में। और कहाँ पे एकदम विभाजन नहीं होता है, दिमाग, न्यूरॉन में। कहाँ पर नहीं होता है, न्यूरॉन में। तो सबसे तेज विभाजन यकृत यानी लीवर, और सबसे कम माने विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में। जैसे ये हम लोग का जो शरीर कैसा बना होता है, ये पूरा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए अगर ईंट को खड़ा कर दे तो ईंट को खड़ा करेंगे तो क्या बन जाएगा, दीवार। और दीवार को अगर खड़ा कर दे तो एक रूम बन जाता है, कमरा। क्या बन जाएगा, कमरा। और कमरा से हम बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। उसी तरह से अगर बहुत सारा कोशिका मिल जाए तो कोशिकाओं को मिलने से क्या बन जाता है, ऊतक यानी टिश्यूज। ऊतक यानी टिश्यू। तो ऊतक को अगर जोड़ दे, ऊतक का समूह कर दें तो बन जाएगा अंग। क्या बन जाएगा, अंग। देखिए जैसे ईंट को जोड़े तो ईंट को जोड़ने से क्या बना, दीवार। दीवार का बहुत सारा समूह मिलकर क्या बना दे, कमरा। और कमरा का बहुत सारा समूह क्या बना दे, घर। उसी तरह से अगर कोशिकाओं को जोड़ दे, कोशिकाओं को जोड़ दें तो कोशिकाओं को जोड़ने से बन जाएगा ऊतक। क्या बनता है, ऊतक। और ऊतक को समूह को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अंग। क्या बनेगा, अंग। यानी कोशिका के समूह को बोलते हैं ऊतक, और ऊतकों के समूह को बोलते हैं कोशिका। ऊतकों का समूह क्या बोलेंगे, कोशिका। यानी देखिए, और ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग। ऊतक से क्या बनेगा, अंग। जैसे कान एक अंग है, आँख अंग है, नाक अंग है, हाथ अंग है। यानी जो शरीर के जितना पार्ट है वो क्या है, एक अंग होता है। और पूरा अंग मिल करके शरीर बनाता है। पूरा अंग निर्माण करके क्या बनाता है, शरीर बनाता है। हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा, ये शरीर में छोटे छोटे कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती हैं। शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का। और ऊतक मिल करके अंग का निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है। जैसे पूरा जो हम लोग का अंग है, आँख, नाक, कान, ये जितना सब क्या है, एक अंग होता है। और बहुत सारा अंग मिल करके पूरे क्या निर्माण करता है, हम लोग का बॉडी निर्माण करता है, शरीर बनाता है ना। अब एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। समझते हैं कोशिका में कौन कौन सा अंग जो है उसमें रहते हैं। देखिए कोशिका में जो कोशिकाएं की जो झिल्ली होती है, कोशिका का क्या होता है, एक झिल्ली। कोशिका क्या होती है, एक झिल्ली होती है। देखिए ये जो है एक कोशिका है, यानी जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन, या इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, या इसे प्लाज्मा झिल्ली। देखिए ये जो मेम्ब्रेन यानी कोशिका जो झिल्ली होती है, यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु ये दोनों में पाया जाता है। पादप का मतलब होता है जो चल ना सके, जो चल ना सके। जैसे पेड़ पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, हमेशा एक जगह खड़े रह करके हिलते डुलते रहते हैं। और जंतु जो चल सके, जंतु क्या कर सके, चल सके। तो यानी पादप यानी पेड़ पौधा, जंतु यानी जीव जंतु। जैसे हम लोग बकरी है, गधा है, घोड़ा है ना, ये सभी क्या है, पादप जंतु है, एनिमल है। तो यानी पादप में और एनिमल यानी प्लांट और एनिमल, ये दोनों में कोशिका झिल्ली उपस्थित रहती है। कोशिका झिल्ली उपस्थित रहती है, प्लांट में भी रहता है और जंतु में भी ये रहता है। ये प्रोटीन का बना होता है। ये जो झिल्ली जो होती है, ये जो झिल्ली जो है, ये किसका बनी होती है, प्रोटीन का बनी होती है। देखिए ये क्या होता है कि कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब जो कोशिका के सभी जो अंग है, मान लीजिए कि आप कहीं गए बाजार करने के लिए, हाँ, तो आप क्या ले जाते हैं, एक ले जाते हैं कि नहीं, झोला, उसी में सब कुछ रख लेते हैं, अपना वस्तु बाजार करते हैं तो रखते हैं ना। तो इसी में सारी वस्तुओं को क्या करते हैं, इसी झिल्ली में रखा होता है। कोशिका के जो जितना अंग होते हैं इसी झिल्ली में यानी कोशिका झिल्ली में उपस्थित रहता है। और कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में रहता है। देखिए ये जो झिल्ली होती है, ये जो झिल्ली होती है, यह प्रोटीन का बनी होती है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। ये जो झिल्ली होती है यह प्रोटीन का बनी होती है।
ये जो कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल्व, अब क्या समझते हैं, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति को। देखिए ये जो सेल वाल है ये केवल प्लांट में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है, प्लांट यानी पौधों में, प्लांट यानी पेड़ पौधों में। क्योंकि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो है वजन ज़्यादा होता है, उनकी कोशिकाओं का वजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि अगर वजन ज़्यादा ना करे, अब बाजार वजार कहीं जाते करने के लिए तो झिल्ली लेते हैं, तो ज़्यादा वजन जब समान हो जाता है तो उसमें दोहरा झिल्ली लगा लेते हैं, लगाते हैं कि नहीं, दोहरा झिल्ली, ताकि वो टूटे ना, ताकि वह टूटे ना। उसी तरह से इसी को सेल वाल यानी कोशिका भित्ति यानी दोहरी झिल्ली कहते हैं। तो दोहरी झिल्ली बताइए केवल जंतु में होगा कि केवल पादप में होगा, केवल पादप में होगा। ओनली प्लांट यानी पादप में, केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है बाहरी से ये डबल झिल्ली ऐसा रहता है, ऐसे करके, यानी दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली। देखिए ये जो ओनली जो प्लांट में यानी पादप में पाया जाता है, ये किसका बनता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये किसका बनता है, सेल्यूलोज का। देखिए हम लोग का जो अंदर के कोशिका को जो रक्षा करते हैं यही करते हैं। यहाँ जैसे हम लोग का कोशिका झिल्ली, हम लोग की कोशिका झिल्ली भीतरी अंगों को माने भीतरी कोशिका के अंगों को सुरक्षा करते हैं, उसी तरह से कोशिका जो भित्ति होती है ये हमारी इनके अंगों को, कोशिका अंगों को क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसे उनकी छालें हैं, पेड़ की छाल, तो जो पेड़ की छालें हैं वो कोशिका भित्ति में होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। क्या बनाता है, सेल्यूलोज का बना होता है। देखिए आप जैसे देखेंगे तो पेड़ पौधे, जैसे न्यूज़पेपर अखबार आता है ना, तो अखबार किससे बनाता है, पेड़ का, तब मैंने किसका, सेल्यूलोज का। किसका बनाता है, सेल्यूलोज का। नोट, नोट भी किसका बनाता है, सेल्यूलोज का। तो नोट अभी मत सोचिए कि कृषि प्लास्टिक से नहीं, वो पेड़ से बना है। किससे, पेड़ से। जैसे कापड़ा, ये कपास के पेड़ से बनता है, कापड़ा बना होता है ना। तो ये जो हम लोग का कपड़ा है पेड़ पौधे से जो है प्राप्त होते हैं। क्या होता है, कपास। जैसे नोट, तो नोट किसका बनता है, सेल्यूलोज का। कागज किसका बनता है, सेल्यूलोज का। हम लोग जो रफ पर लिख रहे हैं वो किसका बनता है, सेल्यूलोज का। किससे प्राप्त होता है, सेल्यूलोज, पेड़ पौधे से। अब देखिए ये क्या करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। हो जाएगा नहीं, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। तो इसमें डबल झिल्ली होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं इसके, अब उसमें कौन कौन सा अंग होते हैं समझते हैं कि कोशिका के कौन कौन से अंग क्या हैं। हम लोग समझिए कि कोशिका किससे बना होता है, जो बाहरी जो झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगर वहीं पादप में चला जाए तो उसमें डबल झिल्ली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। देखिए अब क्या है, 3 नंबर पर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हिंदी में सूत्रकणिका, जिसकी खोज ऑल्टमैन ने किया था। जिसकी खोज किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो जो सांस लेते हैं, सांस से क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ले करके, ऑक्सीजन को ले करके ये पूरे ऑक्सीजन जो होता है वो चला जाता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन उठा करके कोशिका के अंग तक यानी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देता है। कोशिका के अंग तक माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। जो हम लोग श्वास लेते हैं, क्या ले रहे हैं, श्वास, तो जो सांस लिए उसमें से क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन उठाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन उसको उठा करके ले जाता है सीधे कहाँ, कोशिका में। कहाँ ले जाता है, कोशिका में। और कोशिका को दे देता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। हीमोग्लोबिन किसको दे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है तो उस श्वसन से एक क्रेब्स चक्र चलाता है। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बारे में जो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था। इस चक्र खोज किसने किया था, क्रेब्स। उन्होंने बताया कि जैसे ये श्वसन की प्रक्रिया जब चलती है तो वो ऑक्सीजन को उठा लेता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया अंग को, देखिए ये क्या है, पूरे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ए माने माइटोकॉन्ड्रिया,
एम का मतलब क्या है, माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया को ऑक्सीजन, माइटोकांड्रिया ऑक्सीजन को ले लेता है और ऑक्सीजन को लेकर के एक श्वसन चक्र चलाता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। उस चक्र में 38 एटीपी मिल करके 38 एटीपी मिल करके ग्लूकोज बनाता है, यानी हम लोग का शरीर में ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 मिल करके यानी 38 एटीपी मिल करके ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज हम लोग को शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, हम लोग को शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात है, हम लोग जो भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो श्वास ले रहे हैं, वो जो शरीर में जो एनर्जी है, शरीर में एनर्जी, तो एनर्जी बनाने का कार्य कौन अंग करता है, माइटोकांड्रिया। कोशिका के कौन सा अंग, माइटोकांड्रिया। यही माइटोकांड्रिया एनर्जी बनाता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस मतलब का ऊर्जा घर। ऊर्जा घर किसे कहते हैं, ऊर्जा घर माइटोकांड्रिया को। ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया को, है ना। उसे पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर, पावर हाउस। देखिए अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब हम तो खाना खा लिए, ये एनर्जी बन गई शरीर में। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है अपने गाय को मतलब कुछ खिलाने के लिए, है ना, आप जो है घास काट रहे हैं। तो घास जब काट रहे हैं तो आपके हाथ में जो जितना एनर्जी, जो शरीर के जो एनर्जी में हाथ, तो हाथ में भी क्या है, कोशिका बहुत सारी है। तो इसमें भी क्या, प्रत्येक कोशिका में क्या होगा, माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। और जो ऊर्जा जो ले लिया है, ये क्या लिया है, ऊर्जा। आप जैसे घास काट रहे हैं तो जब तक इस हाथ में ऊर्जा है तब तक ठीक है, हम काटते गए। तो कभी तो ऐसा समय आएगा कि हम लोग का हाथ क्या होगा, थक जाता है, नहीं होता है कि भाई अब थक गए, अब हमसे काम नहीं हो पाएगा। तो अब ये बताइए कि अब ऐसा हो कि जो अब हम लोग का हाथ का जब ऊर्जा जब खत्म हो गई, तो ऐसा भी कोई एक अंग होना चाहिए कि अगर यहाँ जैसे कम हो रहा है, हाथ में एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एनर्जी हाथ में जब कम हो रही है तो ऐसा तो होना चाहिए कि कोई ऐसा अंग हो जो जहाँ से एनर्जी कम हो रही है और जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी है। जैसे हाथ की एनर्जी कम हो रही है और बाकी सब हाथ पर में चारों तरफ यहाँ पर एनर्जी है, तो ऐसा हो कि जहाँ पर कम हो रहा है उसको उठा कर लाए और उसको ऊर्जा दे दे। जहाँ पे एनर्जी कम रही है वहाँ से उठा कर लाए और वहाँ पर क्या दे दे, ऊर्जा दे दे। तो उसका काम करता है गोल्जी बॉडी। क्या करता है, गोल्जी बॉडी। कौन काम करता है, गोल्जी बॉडी से जीव से बेकर है, गोल्जी बॉडी। यानी इसकी खोज एक कैमेली गोल्जी थे, कैमिलो गेल्जी, इन्होंने खोज किया था। ये क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। देखिए ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे मान लीजिए कि हम छपट्टी काट रहे हैं, घास, तो घास काट रहे हैं, तो अब काटते पता चला कि क्या हो गया कि अब धीरे धीरे थक रहे हैं, होता है कि नहीं, अब थक गए। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अब काट दिए हैं तो केवल हाथ थक गया है और बाकी सब शरीर ठीक है। जब थकते हैं तो चारों तरफ से थक जाते हैं। जब थकते हैं तो पूरा शरीर क्या होता है, थक जाता है। क्यों, देखिए जैसे एनर्जी जब कम होती है तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि पूरे शरीर से एनर्जी को, ऊर्जा को खखोर कर लाता है और जहाँ पर कम हो तो उसको देता रहता है। अब फिर जब काम किए, घास काट रहे हैं तो एनर्जी कम हो गई, तो फिर क्या करेगा कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ऊर्जा खखोर कर लाएगा और कम वाले को दे देगा। और इस तरह से काम करते 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 पूरा शरीर में एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि गोल्जी बॉडी एनर्जी को क्या कर रहा है, ढो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। जहाँ ज़्यादा है और जहाँ कम हो रहा है तो ज़्यादा से उठा करके कम को दे रहा है ना। तो ये नहीं, ऊर्जा के क्या कर रहा है, ये परिवहन कर रहा है। गोल्जी बॉडी ऊर्जा का क्या करता है, परिवहन करता है। कोई दिक्कत, ऊर्जा क्या करता है, परिवहन करता है। अब देखिए एक है रसधानी यानी भेकुल्स यानी जल संग्रह, भेकुल्स यानी रसधानी, रसधानी। देखिए क्या करता है कि जल का संग्रह करता है, जल का संग्रह करता है। हमारे शरीर में 65% पानी है। हम लोग का शरीर में क्या है, 65%। ये तो अजीब हो गई। अब कोई समझने ये होगा कि 65% पानी मतलब क्या, कि कोई व्यक्ति अगर 100 किलो का यानी 1 कुंटल का है तो इसके पूरे शरीर में क्या 65 लीटर पानी है, समझिए। अगर कोई व्यक्ति, अब सोचेंगे आप लोग कि भाई कोई व्यक्ति जो है 100 किलो का है माने 1 कुंटल का है, तो बाप रे बाप उसके शरीर में क्या 65 लीटर पानी है। देखिए 65 लीटर पानी है
तो पेटवा में का 65 लीटर पानी है? देखिए पेटवा में हम लोग जो पानी पीते हैं वो तो 1.5-2 लीटर में रहता है। पूरा शरीर ये 65% पानी कहाँ पर रहता है? तो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, यानी 65% पूरा पानी हम लोग को कोशिका में रहता है। कहाँ पर रहता है? कोशिका में। ये कहाँ पर रहता है? कोशिका में रहता है। ये जल संग्रह करके रहता है। अब हम लोग का जो वेहिकल्स होता है मानव का, यानी जीव जंतुओं का, एनिमल का जो वेहिकल्स होता है, जो रसधानी होती है वो छोटा होती है, और जो पादप यानी जो पेड़ पौधे थे उनका वेहिकल्स क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, तो उनमें ज़्यादा पानी संग्रह होता है। वो पानी क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह कर लेते हैं। और एनिमल यानी जंतुओं का जो वेहिकल्स यानी जो रसधानी होती है वो क्या होता है? कम होता है। वो क्या होता है? कम होता है। तो यानी जो जल संग्रह होता है वो कोशिका के अंदर यानी वेहिकल्स में रहता है। यही क्रिया होती है कि जब कोई व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को ये जब जल की कमी होती है तो प्यास लगती है। जब इसके बारे में आगे समझेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझते हैं कि कोशिका के कौन कौन से अंग क्या हैं। हम लोग समझिए कि कोशिका किससे बना होता है? जो बाहरी जो झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगर वहीं पादप में चला जाए तो उसमें डबल झिल्ली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल, यानी कोशिका भीति, कोशिका भीति। देखिए अब क्या है, 3 नंबर पर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हिंदी में सूत्रकणिका, जिसकी खोज ऑल्टमैन ने किया था। जिसकी खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है? जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो जो सांस लेते हैं, सांस से क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ले करके, ऑक्सीजन को ले करके ये पूरे ऑक्सीजन जो होता है वो चला जाता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन उठा करके कोशिका के अंग तक यानी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देता है। कोशिका के अंग तक माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। जो हम लोग श्वास लेते हैं, क्या ले रहे हैं? श्वास। तो जो सांस लिए उसमें से क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन उठाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन उसको उठा करके ले जाता है सीधे कहाँ? कोशिका में। कहाँ देता है? कोशिका में। और कोशिका को दे देता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। हीमोग्लोबिन किसको दे देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है तो उस श्वसन से एक क्रेब्स चक्र चलाता है। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बारे में जो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था। इस चक्र खोज किसने किया था? क्रेब्स। उन्होंने बताया कि जैसे ये श्वसन की प्रक्रिया जब चलती है तो वो ऑक्सीजन को उठा लेता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया अंग को, देखिए ये क्या है? पूरे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एम माने माइटोकॉन्ड्रिया, एम का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ले लेता है और ऑक्सीजन को लेकर के एक श्वसन चक्र चलाता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। उस चक्र में 38 एटीपी मिल करके, 38 एटीपी मिल करके ग्लूकोज बनाता है, यानी हम लोग का शरीर में ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 मिल करके, यानी 38 एटीपी मिल करके ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज हम लोग को शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। हम लोग को शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात हम लोग जो भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो श्वास ले रहे हैं, वो जो शरीर में जो एनर्जी है, शरीर में एनर्जी, तो एनर्जी बनाने का कार्य कौन अंग करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के कौन सा अंग? माइटोकॉन्ड्रिया। यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस मतलब का ऊर्जा घर। ऊर्जा घर किसे कहते हैं? ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। उसे पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर, पावर हाउस। देखिए अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब हम तो खाना खा लिए, ये एनर्जी बन गई शरीर में। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है अपने गाय को मतलब कुछ खिलाने के लिए, है ना, आप जो है घास काट रहे हैं। तो घास जब काट रहे हैं तो आपके हाथ में जो जितना एनर्जी, जो शरीर के जो एनर्जी में हाथ, तो हाथ में भी क्या है? कोशिका बहुत सारी है। तो इसमें भी क्या, प्रत्येक कोशिका में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है।
और जो ऊर्जा जो ले लिया है, ये क्या लिया है? ऊर्जा। आप जैसे घास काट रहे हैं तो जब तक इस हाथ में ऊर्जा है तब तक ठीक है, हम काटते गए। तो कभी तो ऐसा समय आएगा कि हम लोग का हाथ क्या होगा? थक जाता है, नहीं होता है कि भाई अब थक गए, अब हमसे काम नहीं हो पाएगा। तो अब ये बताइए कि अब ऐसा हो कि अब हम लोग का हाथ का जब ऊर्जा जब खत्म हो गई तो ऐसा भी कोई एक अंग होना चाहिए कि अगर यहाँ जैसे कम हो रहा है, हाथ में एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एनर्जी हाथ में जब कम हो रही है तो ऐसा तो होना चाहिए कि कोई ऐसा अंग हो जो जहाँ से एनर्जी कम हो रही है और जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी हो, जैसे हाथ की एनर्जी कम हो रही है और बाकी सब हाथ पर में चारों तरफ यहाँ पर एनर्जी है, तो ऐसा हो कि जहाँ पर कम हो रहा है उसको उठा कर लाए और उसको ऊर्जा दे दे। जहाँ पे एनर्जी कम हो रही है वहाँ से उठा कर लाए और वहाँ पर क्या दे दे? ऊर्जा दे दे। तो उसका काम करता है गोल्जी बॉडी। क्या करता है? गोल्जी बॉडी। कौन काम करता है? गोल्जी बॉडी से जीव से बेकर है गोल्जी बॉडी। यानी इसकी खोज एक कैमेली गोल्जी थे, कैमिलो गेल्जी, इन्होंने खोज किया था। ये क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। देखिए ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे मान लीजिए कि हम छपट्टी काट रहे हैं, घास, तो घास काट रहे हैं तो अब काटते पता चला कि क्या हो गया कि अब धीरे धीरे थक रहे हैं, होता है कि नहीं? अब थक गए। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अब काट दिए हैं तो केवल हाथ थक गया है और बाकी सब शरीर ठीक है। जब थकते हैं तो चारों तरफ से थक जाते हैं। जब थकते हैं तो पूरा शरीर क्या होता है? थक जाता है। क्यों? देखिए जैसे एनर्जी जब कम होती है तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि पूरे शरीर से एनर्जी को, ऊर्जा को खखोर कर लाता है और जहाँ पर कम हो तो उसको देता रहता है। अब फिर जब काम किए, घास काट रहे हैं तो एनर्जी कम हो गई, तो फिर क्या करेगा कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ऊर्जा खखोर कर लाएगा और कम वाले को दे देगा। और इस तरह से काम करते 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 पूरा शरीर में एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। क्योंकि गोल्जी बॉडी एनर्जी को क्या कर रहा है? ढो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। जहाँ ज़्यादा है और जहाँ कम हो रहा है तो ज़्यादा से उठा करके कम को दे रहा है ना। तो ये नहीं, ऊर्जा के क्या कर रहा है? ये परिवहन कर रहा है। गोल्जी बॉडी ऊर्जा का क्या करता है? परिवहन करता है। कोई दिक्कत? ऊर्जा क्या करता है? परिवहन करता है। अब देखिए एक है रसधानी यानी भेकुल्स यानी जल संग्रह। भेकुल्स यानी रसधानी, रसधानी। देखिए क्या करता है कि जल का संग्रह करता है, जल का संग्रह करता है। हमारे शरीर में 65% पानी है। हम लोग का शरीर में क्या है? 65%। ये तो अजीब हो गई। अब कोई समझने ये होगा कि 65% पानी मतलब क्या कि कोई व्यक्ति अगर 100 किलो का यानी 1 कुंटल का है तो इसके पूरे शरीर में क्या 65 लीटर पानी है? समझिए। अगर कोई व्यक्ति, अब सोचेंगे आप लोग कि भाई कोई व्यक्ति जो है 100 किलो का है माने 1 कुंटल का है, तो बाप रे बाप उसके शरीर में क्या 65 लीटर पानी है। देखिए 65 लीटर पानी है, तब पेटवा में क्या 65 लीटर पानी है? देखिए पेटवा में हम लोग जो पानी पीते हैं वो तो 1.5-2 लीटर में रहता है। पूरा शरीर ये 65% पानी कहाँ पर रहता है? तो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर। यानी 65% पूरा पानी हम लोग का कोशिका में रहता है। कहाँ पर रहता है? कोशिका में। ये कहाँ पर रहता है? कोशिका में रहता है। ये जल संग्रह करके रहता है। अब हम लोग का जो भेकुल्स होता है मानव का यानी जीव जंतुओं का, एनिमल का जो भेकुल्स होता है, जो रसधानी होती है वो छोटा होती है। और जो पादप यानी जो पेड़ पौधे थे उनका भेकुल्स क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। तो उनमें ज़्यादा पानी संग्रह होता है। वो पानी को क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह कर लेते हैं। और एनिमल यानी जंतुओं का जो भेकुल्स यानी जो रसधानी होती है वो क्या होता है? कम होता है। वो क्या होता है? कम होता है। तो यानी जो जल संग्रह होता है वो कोशिका के अंदर यानी भेकुल्स में रहता है। यही क्रिया होती है कि जब कोई व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को ये जब जल की कमी होती है तो प्यास लगती है। जब इसके बारे में आगे समझेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग समझते हैं तारक काय जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। तारक काय यानी सेंट्रोसोम, तारक काय यानी सेंट्रोसोम। देखिए तारक काय यानी सेंट्रोसोम ये जो खोज किए थे वो बोबरी किए थे। किसने किए थे? बोबरी। इन्होंने कहा कि तारक काय जो है यानी सेंट्रोसोम, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, यह कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन मतलब हम लोग को समझते हैं टूटना, माने विभाजित। देखिए कोशिका का विभाजन का मतलब क्या है कि जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका है और
ये अपने से में से ही टूट करके कितने कोशिका में बढ़ जाना, 2 कोशिकाओं में, यानी एक कोशिका का 2 कोशिका में बंटना, एक कोशिका का 2 कोशिका में बढ़ना, वही विभाजन होता है। मतलब कि ये बताए विभाजन में तब तो फायदा हो रहा है, एक कोशिका कितने कोशिका में, 2 कोशिका में बने। इसका मतलब क्या है कि पुनः निर्माण हो रहा है, पुनः निर्माण। जैसे एक कोशिका है और वो टूट गई तो 2 कोशिका में, तो पुनः निर्माण नहीं हो रहा है। देखिए जो कोशिका है, सबसे पहले बताया था आप लोग को, ये क्या है, झिल्ली है, मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली में कोशिका के सभी अंग रहते हैं, जिनमें बताया था क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, इसे ऊर्जा घर भी कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं। उसके बाद इस ऊर्जा को ढोने वाला होता है अंग, होता है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। इस कोशिका में पानी का संग्रह करने वाले को होता है, जिसे बोलते हैं वेकुल्स, यानी रसधानी। क्या बोलते हैं, रसधानी। अब उसके बाद हम लोग पढ़े सेंट्रोसोम, यानी तारक का है, सी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका मर गई, एक कोशिका मर गई, जैसा मान लीजिए कि हम यहाँ पर मारे तो कुछ कोशिकाएं मर गई, कोशिकाएं मर गई। तो यहाँ के जो कोशिकाएं जब मर गई तो आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, जब देखते करिए वहाँ की कोशिकाएं मर गई तो आसपास की कोशिकाएं क्या करती है कि वहाँ से एक कोशिका टूट करके, वहाँ से कोशिकाएं टूट करके, तो जो कोशिकाएं वो तो है ही, उसी से कोशिका टूट करके जहाँ पर जो कोशिकाएं मर गई है उसकी स्थान क्या करता है, पूर्ति कर लेता है। क्या करता है, पूर्ति। तो सेंट्रोसोम क्या करता है कि एक कोशिका अपने में से तोड़ करके एक नया कोशिका निर्माण कर लेता है, एक नया कोशिका निर्माण कर लेता है ना। ये कोशिका का निर्माण यानी पुनः निर्माण होता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर कोशिका का निर्माण होता है, लीवर में। सबसे ज़्यादा कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। बताया था ना कि लीवर में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। यानी आप देखिए लीवर में किसी को चाकू मार दीजिए, अगर अगल बगल मारते तो मर ही जाएगा, है ना। अगर किसी को मान लीजिए कि अगर लीवर में चाकू मार दें तो चाकू मार करके, अगर चाकू मार दे उसी तरह से, तो आप चाकू लगे है ना लीवर में, यकृत में, तो आप ले चलिए डॉक्टर साहब देखिए ना, ये जो हमको मार दिया है चाकू, लीवर में छेद दिया है ना, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको निकाल करके फिर ठीक कर देगा। यानी कोशिका का, लीवर के पास इतनी क्षमता होती है कि वो अपने आप को क्षतिपूर्ति कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, क्षतिपूर्ति कर लेता है। तो यानी कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ पर होता है, तो लीवर यानी यकृत में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कोशिका का जो होता है। उसके बाद क्या है, ब्रेन यानी दिमाग। क्या होता है, दिमाग हो जाएगा ना। और ब्रेन में विभाजन होता ही नहीं है। देखिए आप बताइए, आप लोग को शुरू में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि दिमाग यानी न्यूरॉन में, दिमाग यानी न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अब समझते हैं राइबोसोम क्या है। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम जो है, राइबोसोम को बताया था ना कि इसके 2 हिस्सा। राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन। ये राइबोसोम ER का एक हिस्सा है जो खुरदुरा तल में था। तो राइबोसोम की खोज एक वैज्ञानिक थे पैलाडे, तो पैलाडे ने इसका खोज किया था। देखिए राइबोसोम जो क्या करता है, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का। तो जो शरीर में जो प्रोटीन बनता है वो कौन बनाता है, राइबोसोम। जो शरीर में जो प्रोटीन बनाता है कौन बनता है, राइबोसोम। राइबोसोम इस प्रोटीन को बनाने के कारण इसे प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहते हैं। देखिए ये जो राइबोसोम है ये 2 प्रकार के होता है। राइबोसोम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। वो किसके आधार पर, तो सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है 70S होता है और एक जो होता है 80S। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट, 70S, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट। तो आप समझ लेंगे कि एस का मतलब क्या है। देखिए ये जो सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट के आधार पर यानी राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। देखिए अगर हम लोग इसका माप करें कि कौन भारी और कौन जो है हल्का है, तो इसका हम लोग देख करके छोटा बड़ा पता नहीं कर सकते। इसे क्या करते हैं, द्रव यानी पानी में दोनों को डालते हैं, अब जो पहले नीचे गिर जाए उसी को नाप लेते हैं कि ये वजन वाला में है, ये भारी है यानी बड़ा है।
तो छोटा बड़ा का नाप देख कर नहीं, बल्कि इसे कहाँ पर पानी में डाल करके, द्रव में, लिक्विड में, तो लिक्विड में डालते हैं। जो पहले नीचे चला जाए वो बड़ा और जो बाद में नीचे जाए वो छोटा। तो जब देखा गया तो इसका आकार के अनुसार ये दो प्रकार का होगा, एक 70S और 80S, यानी राइबोसोम दो भाग, एक 70S और एक 80S। 70S किस में पाया जाता है? ये छोटा होता है जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। और 80S क्या है? ये बड़ा होता है जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है ना। देखिए प्रोकैरियोटिक क्या है कि प्रोकैरियोटिक है जिसे हम लोग जंतु माने जिस जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें। आप समझ लीजिए इतना। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को हम अच्छे से आगे जब पढ़ाएंगे तो इसको हम बता देंगे। तो प्रोकैरियोटिक क्या है? जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लगाए जाए वह प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक है जिसे हम लोग इसी बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाए, जैसा हम लोग क्या है यूकैरियोटिक, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये है राइबोसोम। ये क्या हो गया? राइबोसोम। आई होप मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट में जरूर कर दें ताकि हम अपनी समस्या को दूर कर सकें। अगर किसी प्रकार के अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो दिक्कत है हम उसको आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें अच्छे से समझा पाएँ।